पश्चिम बंगाल में पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है। बंगाल में पहले फेज में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। राज्य में पहली बार 16 जिलों की 152 सीटों पर 92% से ज्यादा वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान में बम्पर वोटिंग पर पीएम मोदी ने कहा है कि लोगों का बीजेपी पर भरोसा बढ़ा है और तृणमूल कांग्रेस का भय का शासन खत्म हो रहा है। बंगाल में 4 मई को परिणाम नहीं, परिवर्तन आने वाला है। पहले फेज में जबरदस्त वोटिंग के बाद अब सियासी पार्टियां दूसरे फेज के प्रचार में जुट गई हैं। आज पीएम मोदी दमदम और जादवपुर में रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं पर अमित शाह उत्तर 24 परगना हुगली में रैली करेंगे। साथ ही शाम को उत्तर 24 परगना के औटपुर ईएसडी गेट पर रोड शो होगा। इसके साथ ही असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा भी धुआंधार रैलियां करते नजर आएंगे। इस बीच टीएमसी ने भी दूसरे फेज के लिए चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। सीएम ममता बनर्जी आज भवानीपुर, कोलकाता और हावड़ा में चुनाव प्रचार करती नजर आएंगी। बंगाल में बम्पर वोटिंग, ममता दीदी की बढ़ी टेंशन। मैं परिवर्तन की आंधी देख रहा हूं। ये परिवर्तन की आंधी है। पहले चरण का चुनाव खत्म, घरों में घुस रहे गुंडे। पहले चरण में दीदी के कोई गुंडे का हिम्मत नहीं हुआ कि बंगाल के मतदाताओं को उंगली भी उड़ा कर देख ले। अमित शाह की चेतावनी, 5 तारीख के बाद हर गुंडे का हिसाब। 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। पश्चिम बंगाल में पहले फेज में बम्पर वोटिंग के बाद अब सियासी पार्टियां दूसरे फेज के प्रचार में जुट गई हैं। दूसरे फेज में 7 जिलों की 142 सीटों पर 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है। पार्टियों के पास अब प्रचार के लिए महज 4 दिन बचे हैं। ऐसे में बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस सभी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, सारे बड़े बड़े नेता कैंपेन में जुटे हैं। वहीं टीएमसी से सीएम ममता बनर्जी खुद प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। पहले चरण में 92% से ज्यादा वोटिंग हुई है, जो 2021 के मुकाबले 6% ज्यादा है। 2021 में बंगाल की 152 सीटों पर 86% वोटिंग हुई थी। जो 4 मई का रिजल्ट देगा, उनका बात जुनून मारा है, उनको मिलकर धुलाई दूंगा, हो जाएगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। 4 में बीजेपी का सरकार आ रहा है, ये लोगों को दौड़ा के मारना पड़ेगा, जो लोग हमारा कैंडिडेट को मारे हैं। ठीक है, देखिए चुनाव में क्या है क्या नहीं है मैं बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन लोगों ने दिल खोल के वोट दिया है। मैं नॉर्थ बंगाल में था, मेदिनीपुर में था, जंगल महल में था। जो वोट हुआ है बीजेपी के लिए हुआ है, ये मैं पक्का बोल सकता हूँ। बंगाल के अंदर जो मतदान हुआ है वो बदलाव का मतदान हुआ है। अब एमराज गया, अब रामराज आएगा। बंगाल में बम्पर वोटिंग से बीजेपी खुश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इस बार बंगाल में परिवर्तन के लिए वोटिंग हो रही है। जो मुझे जानकारी मिली है, मतदान भी पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मैं परिवर्तन की आंधी देख रहा हूं। ये परिवर्तन की आंधी है, पर भरोसे की विजय का विश्वास दिख रहा है। ये उत्साह, ये उमंग, ये जोश, ये भरोसे का है। भय जा रहा है, भरोसा आगे बढ़ रहा है। बरसों से जिनकी आवाज को दबाकर रखा गया था, वो अब एक सुर में बोल रहे हैं। एक ही आवाज, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार।
पहले भी हमने देखा है देश में जहां जहां भारी मतदान हुआ है वहां बीजेपी को प्रचंड विजय मिली है। बंगाल में पहले फेज की वोटिंग के बाद जहां बीजेपी गदगद है, वहीं टीएमसी खेमे में टेंशन है। हालांकि सीएम ममता बनर्जी पहले फेज में बड़ी जीत का दावा जरूर कर रही हैं। कोलकाता में रैली के दौरान ममता ने कहा कि अमित शाह एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो अफसरों को डराने आए हैं, लेकिन कुछ भी कर लें, जीत उनकी होगी। আজকে যা ভোট হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই, আমার চোখ যদি সত্য হয়, আমার মন যদি মানুষের ভাষা বোঝে, তাহলে অলরেডি আমরা জেতার জায়গায় এসে গেছি। তুমি ক্যাচ করা করবে। আগামী দিনেও সবাইকে ভোট দিতে হবে। এদের একেবারে রাজনৈতিক দুর্মুষ করতে হবে। দুর্যোধনা দুঃশাসন, এরা দেশের দুশ্মন। মনে রাখবেন, এদের কেয়ার করা যাবে না, মানুষকে কেয়ার করতে হবে। পাবলিক চেয়ার ইজ দ্য পার্মানেন্ট, কনস্টিটিউশন ইজ আওয়ার অ্যাকচুয়াল আওয়ার পিলার। কনস্টিটিউশনকে ভেঙে দিয়েছো। বাবা সাহেব আম্বেদকরের কথা শুনো না। बंगाल में अब दूसरे फेज की बारी है, जिसके लिए बीजेपी और टीएमसी अपना पूरा जोर लगा रही हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में दूसरे फेज की 142 सीटों पर बीजेपी पिछड़ गई थी, लेकिन इस बार पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। गृह मंत्री अमित शाह खुद कैंपेन की कमान संभाले हुए हैं। अमित शाह आज कोलकाता में सुबह 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इससे पहले अमित शाह ने टीएमसी को सीधा मैसेज दे दिया है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज पहले चरण में दीदी के गुंडे घर से बाहर नहीं निकले। मैंने उन गुंडों से कहा है दूसरे चरण में भी बाहर मत निकलना, वरना मैं तुम्हें उल्टा लटका कर सीधा कर दूंगा। मैं दीदी के गुंडों को कहकर जाता हूं, 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना। 29 तारीख को आराम बाग वालों को परेशानी की तो 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। पहले चरण में दीदी के कोई गुंडे का हिम्मत नहीं हुआ कि बंगाल के मतदाताओं को उंगली भी उड़ा कर देख ले। जिस मात्रा में 80% से ज्यादा मतदान, वो बताता है कि पहले चरण में दीदी का सुपड़ा साफ होने वाला है। भाई, हमने तय किया है कि आप भाजपा सरकार बना दो। 5 तारीख को हम पूरे बंगाल से चुन चुन कर एक एक घुसपैठिए को बंगाल के बाहर निकाल देंगे। बंगाल के ये घुसपैठिए हमारे युवाओं की नौकरी खा जाते हैं, हमारे गरीबों का चावल खा जाते हैं। ये दीदी एसआईआर करती है, चुनाव आयोग घुसपैठियों के नाम काटती, तो दीदी उआ करती। अरे दीदी सुन लो, 5 तारीख के बाद आपका और भाईपो का टाइम हो गया समाप्त। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरे फेज की चुनावी मुद्दे भी तय कर दिए हैं। घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना, पड़ोसी देशों से आए हिंदुओं को सीएए के जरिए नागरिकता देना, बंगाल में तुष्टीकरण का खात्मा करना और ममता के राज में हुए घोटालों की जांच। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि ममता के राज में जनता त्रस्त है, गुंडे मस्त हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं मोदी का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास। और निर्मम सरकार कहती है, करती है
घुसपैठियों का साथ, घुसपैठियों का विकास। तृणमूल के लोग घुसपैठियों को फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने की दुकानें चलाते हैं, घुसपैठ कराते हैं, यहां उनको झुग्गियों में बसाते हैं। टीएमसी की ऐसी हर दुकान को बंद करना जरूरी है। सीमा तभी सुरक्षित रहती है जब पुलिस, सेना, बीएसएफ और नागरिक ये सभी मिलकर काम करते हैं। 4 मई के बाद बंगाल में भी सुरक्षा की नई गारंटी शुरू होने वाली है। कानून अत्याचारियों और भ्रष्टाचारियों का पूरा हिसाब करेगा। जिसने आपको लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। दूसरा चरण सिर्फ सीटों की संख्या के लिहाज से नहीं बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक लिहाज से भी बेहद अहम है। एक तरफ कोलकाता की शहरी राजनीति दांव पर है तो दूसरी ओर भारत बांग्लादेश सीमा से सटे इलाके हैं जहां घुसपैठ सबसे अहम मुद्दा है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग से बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी भी काफी खुश हैं। उनका कहना है कि इस बार बंगाल में फर्जी वोटिंग नहीं हो पाई है, लोगों ने खुलकर वोट किया है। शुभेंदु का दावा है कि पहले फेज की 152 सीटों में से बीजेपी के खाते में 125 सीट जा रही हैं, क्योंकि इस बार हिंदू वोटर राम के साथ चला गया है। हमारे संवाददाता पवन नारा ने शुभेंदु अधिकारी से इस पर बातचीत की। शुभेंदु अधिकारी इस वक्त हमारे साथ हैं। दादा, चुनाव मूलतः शांतिपूर्ण रहा, 2 जगह, एक जगह बीजेपी के कैंडिडेट के साथ मारपीट हुई। आपका आकलन क्या है? 152 सीटों पर चुनाव शांतिपूर्ण रहा, व्यवस्थित रहा? मोर और लेस तो अच्छा ही हुआ। और पिछले जो हमारी एक्सपीरियंस है बंगाल की, जो 2021, 2024, उससे इस बार तो बहुत अच्छा आया। इलेक्शन कमीशन का अरेंजमेंट तगड़ा था। सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स बहुत इम्पार्शियली मूव किया, एक्टिव था और जनता के बीच जागरूक भी हुआ है। और एसआईआर का बाद जितना भी फॉल्स वोटिंग था, डेथ वोटर से लेकर, वो वोटर नहीं था, इसलिए ये लोग प्रॉक्सी वोट मारने का मौका नहीं था। और 2 चरण का भी काम में आया, नहीं तो 7 चरण 8 चरण में ये लोग जिस तरीके से कुछ खासतर एरिया से आदमी उठा के वोट डालता था, इस बार वो मौका नहीं मिला। 80 ये लोग को अगल बगल में जो जहाँ सेकेंड फेज है वहाँ से आदमी को भी नहीं भेजा। ये तो फॉल्स वोटिंग देगा तो काली लग जाएगा, तो 29 तक तो ये उठाना मुश्किल है। 80% अच्छा हुआ। 80% से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा अभी तक का है। 90 पार कर रहा है। 90% क्या सिग्नल है ये? खड़ा है यहाँ 90% हो गया है। क्या सिग्नल माना जाए 152 सीटों पर? क्या सिग्नल माना जाए इस हाई परसेंटेज? 125 उम्मीद है, 125 सीटें आउट ऑफ 152। मुस्लिम वोटर्स में कंसोलिडेशन दिखा। रेजीनगर में हुमायूं कबीर को दौड़ाया गया, बहरामपुर में भी कोई विभाजन नहीं दिखाई दिया, मुस्लिम कंसोलिडेटेड दिखाई दिए। क्या सनातनी वोटर भी आपके लिए कंसोलिडेटेड हैं? हाई कंसोलिडेशन ऑफ सनातनी वोटर। मुस्लिम कंसोलिडेशन तो 2021 में 91% हुआ था। 2024 में बीजेपी आ जाएगा, 400 सीट होगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। इस तरीके से जो मौलवादी का फतवा था, उसका बाद तो 95% वोट ममता को मिला यहाँ। इसलिए तो अदित चौधरी भी हार गया, गुजरात से यूसुफ पठान भी जीत गया था। ये 95% से ऊपर जाने का कोई मौका नहीं है। वो 5%, 7% तो गिरेगा। लेकिन जो हिंदू कंसोलिडेशन 54% था पिछले लोकसभा चुनाव में, इस बार आप ईवीएम खुलने का बाद थोड़ा मेरा साथ कैलकुलेशन मिला लेगा, 85% से ज़्यादा हिंदू कंसोलिडेशन हुआ। सीपीएम का लूज वोटर्स भी, हिंदू वोटर्स, वो भी राम जी को दे दिया वोट। वाम राम के साथ चला गया। आखिरी सवाल, क्या दूसरा फेज आपके लिए डिफिकल्ट और मुश्किल फेज है? ये पहला फेज आपके लिए करो या मरो था? मुश्किल नहीं है। गुंडा को रोकना पड़ेगा, खास करके कलकत्ता और साउथ 24
परगना और नॉर्थ 24 परगना का एक हिस्सा बसीरहाट जोन में गुंडा लोग को रोकना चाहिए, जिस तरीके से आज हुआ। और भी बहुत मजबूती का साथ बीजेपी गुंडा को रोकने के काम करेगा। और इलेक्शन कमीशन का आज जो 99% सक्सेस मिला, मेरा पूरा उम्मीद है इससे उसका एक्सपीरियंस गैदर करते हुए 29 को 100% कर देगा। और बंगाल में वोटिंग के रिकॉर्ड टूट गए हैं। 90% से ज्यादा वोटिंग हुई है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि बंगाल की जनता ने पहले चरण में ही टीएमसी का विसर्जन कर दिया है। बंगाल की जनता ने आज ही बीजेपी की जीत पर मुहर लगा दी है। आज का चुनाव जो पूरा फर्स्ट फेज का था, जनता ने अपने मोहर के साथ ये सुनिश्चित किया कि जितना बढ़िया फेयर पोलिंग हो रहा है, कहीं ना कहीं एक बात का संकेत है कि इस बार का जो टीएमसी का विसर्जन आज हो गया, उसकी आज पहली शुरुआत हो गई। और मैं कहता हूं कि आज का जो सूर्यास्त है वो कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक बनेगा कि अब टीएमसी के करप्शन का, उसके गुंडा राज का, उसके अनारकी का, सबका आज सूर्यास्त हो गया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में भी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। 38 जिलों की 234 सीटों पर रिकॉर्ड 85% वोट डाले गए हैं। करूर जिले में सबसे ज्यादा 92% से ज्यादा और कन्याकुमारी में सबसे कम 75% से ज्यादा वोटिंग हुई है। सलेम में 90% से ज्यादा हुआ, ईरोड में भी 90%, नमक्कल में करीब 90% हुआ है। इसके अलावा चेन्नई में करीब 83% वोटिंग हुई है। पिछली विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु में 77% वोट पड़े थे, लेकिन इस बार वोटर्स ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछली चुनाव की तुलना में 8% ज्यादा वोटिंग हुई है। अब इसके पीछे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। एसआईआर की वजह से मृतक, डुप्लीकेट और दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो चुके वोटर्स के नाम कट चुके हैं, इसलिए पोलिंग परसेंटेज अचानक बढ़ा है। तमिलनाडु में भी एसआईआर के बाद शुद्ध वोटिंग लिस्ट होने के कारण वोटिंग परसेंटेज पिछले चुनाव से लगभग 15% बढ़ने की संभावना दिखती है। और ऐसे में मुझे पूरा विश्वास है कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल दोनों में एनडीए की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में अच्छी सरकारें जो अच्छा शासन दें, अच्छी लोगों की सेवा करें और विकास दोनों प्रदेशों का तेजी से हो, ऐसी अच्छी सरकारें इस बार चुनकर आएंगी। और डीएमके नेता दयानिधि मारन ने भी पोलिंग परसेंट बढ़ने के पीछे एसआईआर को ही वजह बताई है। दयानिधि मारन ने कहा है कि डुप्लीकेट वोटर हटने की वजह से चेन्नई जैसे शहर का पोलिंग परसेंटेज बढ़ गया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी इस बार सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के साथ अलायंस में लड़ी है, लेकिन डीएमके और तमिलनाडु की जनता उन्हें हराएगी। This is a war against the evil Delhi, against the good Tamil Nadu. Since after the SIR operation, we as our party have taken ensure that the duplication of votes are being eliminated. Always in Chennai is to be very disturbing to watch that the polling rate will be around 37 to 45%. And everyone started guessing, and especially media used to guess, oh, people turn around, it's bad, something is wrong. But the reality is that we had double votes, shifted votes, and most of the voters who are here are come to work from other districts. And it's a normal practice for them to go back to their hometown. अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां पर फर्जी पासपोर्ट रखने का आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर गुवाहाटी हाई कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। इससे पहले मंगलवार को कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह मामला असम पुलिस ने दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने तीखी बहस हुई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने वकील कमल नारायण चौधरी के साथ मिलकर दलील दी। आरोपों में कोई ठोस आधार नहीं है। इनका मकसद एक राजनीतिक विरोधी की आवाज दबाना है। वहीं पर असम पुलिस की तरफ से पेश हुए असम के एडवोकेट जनरल देवजीत लोन सैकिया ने कहा है कि खेड़ा गंभीर अपराधों में शामिल है, जिनमें जालसाजी और धोखाधड़ी शामिल है। पुलिस की जांच में पहली नजर में ऐसे सबूत मिले हैं जो जानबूझकर की गई गलत हरकतों की ओर इशारा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय के सूत्रों की माने तो पवन खेड़ा द्वारा दिखाए गए तीनों पासपोर्ट फर्जी पाए गए हैं। एमए के मुताबिक रिंकी भुइयां शर्मा के पास किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं है।
तो आज असम में गुवाहाटी हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा कि आखिरकार पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। दोनों ही तरफ से दलीलें पेश की गई हैं और इसमें सबसे बड़ी बात है कि विदेश मंत्रालय की ओर से ये बताया गया है कि रिंकी भुइयां के पास किसी भी और देश का पासपोर्ट नहीं है, उनके पास भारत की ही नागरिकता के तहत पासपोर्ट है।